नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है राष्ट्रीय स्तर पर हुए एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर, जिसका सीधा असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं नितिन नवीन और उनका सीधा कनेक्शन है छत्तीसगढ़ से। ऐसे में छत्तीसगढ़ की राजनीति क्यों अछूती रहेगी, छत्तीसगढ़ की राजनीति पर भी इसका असर है, क्योंकि कांग्रेस सीधे सवाल उठा रही है और बीजेपी इसे लोकतंत्र की जीत बता रही है। नितिन नवीन की नियुक्ति क्या मायने रखती है छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ में इसको लेकर क्यों हलचल मची हुई है, इसी पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले सुनाते हैं पक्ष विपक्ष के वो बयान जिसने छेड़ दी है छत्तीसगढ़ की सियासत। पूरे छत्तीसगढ़ की ओर से नितिन नवीन जी को बहुत बहुत बधाई, और छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है कि वो हमारे प्रभारी रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय राजनीति में छत्तीसगढ़ की एक प्रभावी भूमिका होगी और छत्तीसगढ़ की समस्याओं पर भी एक सार्थक पहल होगी। मैंने एक लाइन में कह दिया ना, छत्तीसगढ़ की प्रभावी भूमिका हो सकती है। हम निर्देश तो नहीं कर सकते ना कि इतने लोग हैं, लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ में सबकी कार्य क्षमता को जानते हैं तो छत्तीसगढ़ की प्रभावी भूमिका होगी, ऐसी स्वाभाविक अपेक्षा है। बढ़िया भाई, भारतीय जनता पार्टी में चुनाव हो कहाँ रहा है? जो चुनावी प्रक्रिया है वो तो मनोनयन है। भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है ही कहाँ? लोकतंत्र कांग्रेस में है। हमारे अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी चुनाव लड़कर, चुनाव जीतकर अध्यक्ष बने। 2 कैंडिडेट थे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, हम सब लोगों ने वोट किया है। क्या भारतीय जनता पार्टी में वोटिंग सिस्टम से अध्यक्ष बन रहे हैं क्या? बोले वो अध्यक्ष जो बनेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो 2 लोगों के वो रिमोट कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल रहेंगे वो, तो रिमोट कंट्रोल वाला अध्यक्ष बनेगा। तो देखा आपने, सुना आपने किस तरीके से छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमाई हुई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे नितिन नवीन अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और उनके इस नियुक्ति से ही छत्तीसगढ़ की राजनीति भी नई दिशा लेगी। क्या इसका असर होगा और कांग्रेस क्यों सवाल उठा रही है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हैं राजीव चक्रवर्ती जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे रवि गवलानी जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसे कि हमने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को नया अध्यक्ष तो मिलने ही जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए दोहरी खुशी इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ के प्रभारी रह चुके हैं नितिन नवीन। एक एक कार्यकर्ता को डायरेक्ट वो जानते हैं, यहाँ की कार्यशैली को जानते हैं, क्या हो रहा है जानते हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में खुशी की लहर है बीजेपी खेमे में, लेकिन कांग्रेस उठा रही है सवाल और तुलना कर रही है मल्लिकार्जुन खड़गे की नियुक्ति से। दोनों में क्या अंतर है और क्या इसका एडवांटेज कांग्रेस को मिल रहा है कि उनके यहाँ वोटिंग से अध्यक्ष चुना गया, यहाँ निर्विरोध चुना जा रहा है तो उसे मनोनयन कहा जा रहा है। इसी पर आज हम बात करते हैं। पहले शुरुआत करते हैं अनिल चौबे जी से और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि नितिन नवीन की इस नियुक्ति को वो किस नज़रिए से देखते हैं, छत्तीसगढ़ में भी इसका क्या वो असर राजनीति में देखते हैं। चौबे जी। मोहन भाई, चूँकि यहाँ पर वो प्रभारी रहे हैं, प्रभारी मतलब 5 साल तक काफ़ी उन्होंने यहाँ पर संघर्ष किया है और पार्टी को 0 से उठा के मतलब 15 विधायक से ले जाके 55 विधायकों तक उन्होंने उसको संभाला है। यह उनकी कार्यशैली है उनकी यहाँ पर, तो उस कार्यशैली को लेकर उनकी छवि छत्तीसगढ़ में तो अच्छी बनी है और उसी के कारण उनको यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, चूँकि
ये बात बिल्कुल सही है कि मोदी जी भी वाच कर रहे होंगे और शाह जी भी वाच कर रहे होंगे कि ये किस टाइप का काम करते हैं। उनके काम को लेकर वहाँ पर उनको ये पदवी मिली है, अभी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और कल शायद चुनाव हो जाए या जो भी मनोनयन हो जाए उस चक्कर में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। मनोनयन की ज़्यादा गुंजाइश इसलिए कि किसी और ने फॉर्म भरा नहीं है, इसलिए वो आज ही करीब करीब क्लियर है कि वो कल राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठ सकते हैं। अब चूंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो छत्तीसगढ़ में वो उनका कर्म जो भूमि ही कही जाए, यहाँ पर काफ़ी दिनों तक उन्होंने काम किया है, तो यहाँ के लोगों को वो चाहें तो निश्चित फ़ायदा दे सकते हैं। यहाँ के लोगों को सेंट्रल केंद्रीय नेतृत्व में शामिल कर सकते हैं। अब ये उनके ऊपर है। वैसे लगातार वायरल हो रही है फ़ोटो कि छत्तीसगढ़ के करीब करीब सभी नेता उनको बधाई देने चले गए थे और सब ने अपनी अपनी फ़ोटो वायरल भी की हुई है। अब रहा सवाल कि उन्हें क्यों चुना गया। उसके पीछे की राजनीति ये है कि भाजपा जैसे उत्तर प्रदेश में दोनों युवराजों को निपटा चुकी है, बिहार में लालू का राज खत्म कर चुका है, अब उनका प्रेस्टिजियस पॉइंट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के लिए नितिन इसलिए सूटेबल हैं क्योंकि वहाँ पर बिहार लॉबी के काफ़ी लोग वहाँ रहते हैं। तो चूँकि ये बिहार से आते हैं, इनकी बोली भाषा है वहाँ पर, बिहार के काफ़ी लोग वहाँ पर मतदाता भी हैं। ये आज से नहीं, बहुत सालों से है। ठीक, लेकिन इस नियुक्ति पर सवाल है कि भाई ये नियुक्ति तो किसी की सहमति से हो रही है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, कोई और कंपटीशन में नहीं था, कई लोग नाराज हैं, इस तरीके की बातों को लेकर आलोचना की जा रही है कांग्रेस की ओर से। देखिए, कायदे से तो इनको इसी मनोनयन को भी ये चाहते तो चुनावी प्रक्रिया से भी निपटा सकते थे, एक आध को खड़ा कर सकते थे, वो 10-20 वोटों से उसको मिलते वो हार भी जाता, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। अब चूंकि ये पहली बार, भाजपा में तो ऐसा होता नहीं, लेकिन ये पहली बार स्थिति बन रही है कि उनको निर्विरोध चुना जा रहा है, बिना पोलिंग के, बिना वोटिंग के। तो ये निश्चित ही कांग्रेस के लिए तो कहने को रहेगा, क्योंकि ये हमेशा भाजपा वाले उनको इसी बात पे घेरते रहे हैं कि आपका तो एक ही परिवार के अध्यक्षों का कब्जा रहा है। लेकिन उन्होंने पिछले बार खड़गे जी को खड़ा करके, तथाकथित चुनाव ही होता है ये लेवल पे, लेकिन हो जाता है, तो ये तथाकथित चुनाव ये भी करा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ठीक है, तो एक प्रॉपर पैटर्न में ये नियुक्ति हो रही है, इस पर सवाल अगर मगर जैसी स्थितियां जरूर हैं, लेकिन प्रक्रिया का पालन पूरी तरीके से हो रहा है। कांग्रेस क्या 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 पक्ष है? कांग्रेस क्या इस मामले को लेकर कुछ ऐसे बयान दे रही है जिनके खुद की पार्टी में लंबे समय से एक परिवार का कब्जा रहा है? गौलानी जी। देखिए मोहन जी, सबसे पहले तो मैं बीजेपी के जो नए अध्यक्ष बनने जा रहे हैं नितिन नवीन जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने मेहनत की और कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को लगा होगा कि उन्हें उस चीज़ के लिए पहले तो मनोनयन करना है और उसके बाद एक प्रक्रिया हो रही है। पहले तो उनके लिए बधाई। दूसरी चीज, अब मैं आ जाता हूं आपके विषय पे। देखिए, 2 पॉइंट निकल करके आते हैं। एक, लोकतांत्रिक प्रक्रिया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर मैं पहले यह कहना चाहूंगा कि यह मनोनयन हो रहा है, ये तो दिख रहा है, क्योंकि कोई दूसरा कैंडिडेट है ही नहीं। अगर बीजेपी कितना भी बोले कि ये लोकतांत्रिक पार्टी है, कोई तो दूसरा चाह रहा है तो कोई कैसे करेगा? नहीं, आप बात समझिए ना, फॉर्म कोई क्यों नहीं भरना चाह रहा है? कहीं ना कहीं डर है या कहीं ना कहीं मनाही है, कहीं ना कहीं ऊपर लेवल पे सारी चीजें तय हो चुकी है कि यही रहेंगे, दूसरे को भरना ही नहीं है। जब तक के राष्ट्रीय नेतृत्व से किसी व्यक्ति को यह नहीं बोला जाएगा कि आप फॉर्म भरो, तो कोई व्यक्ति कैसे भरेगा? फॉल इन द लाइन वाली स्थिति है कि जो लाइन है, लाइन में चलना पड़ेगा। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया दिखावे मात्र की हो रही है। ठीक है, मनोनयन से ही वो चुने जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, बीजेपी हर बार एक बात कहती रही है मोहन जी कि कांग्रेस जो है वो एक ही परिवार की पार्टी है। नेपोटिज्म की बात ये हमारे में कहते रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि नितिन नवीन जी कौन है, उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है? आप हिस्ट्री निकाल करके देखिए, उनके फादर भी एमएलए रहे हैं, पुराने बीजेपी के लीडर रहे,
एमएलए रहे और आज उन्हीं को जो है वो सत्ता मिल रही है। तो क्या ये नेपोटिज्म नहीं आता? क्या ये परिवारवाद नहीं आता? क्या इस बात ये नहीं कहेंगे कि बीजेपी कहीं ना कहीं परिवारवाद के लिए जो हमेशा कांग्रेस को और अन्य पार्टियों को घेरती रही है वो भी वही कर रही है? राष्ट्रीय इनके कोषाध्यक्ष थे पीयूष गोयल जी के फादर, बाद में पीयूष गोयल जी को मंत्री बना दिया। आज उसी तरीके की प्रक्रिया दिख रही है कि कहीं ना कहीं जो पूर्व में इनके एमएलए रहे हैं उन्हीं के बेटे को मिल रहा है। कहां है कार्यकर्ता? अभी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं। मैं तो कहूंगा ऐसे प्रवक्ताओं को, राजीव भाई बैठे हुए हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, इनको प्रमोशन क्यों नहीं? ये लोग इतना काम कर रहे हैं, इनकी चीजें सामने क्यों नहीं? क्यों नेपोटिज्म? अगर वो लोग जिस चीज के लिए क्रिटिसाइज दूसरों को करते थे, आज बीजेपी भी तो वही कर रही है ना। लेकिन कहीं ना कहीं एक पूर्व विधायक के पुत्र हैं, क्या ये चीज कहीं ना कहीं पार्टी पॉलिटिक्स पर इफेक्ट नहीं करेगी कि जो ऑलरेडी पॉलिटिकल बैकग्राउंड का व्यक्ति है उसी को जो है आप आगे ले रहे हैं? तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, चलिए ये तो आखिर बीजेपी का इंटरनल फैसला है कि वो किसको ले रही है। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूंगा मोहन जी, पहले भी जेपी नड्डा जी भी जो थे वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे, बाद में उनको अध्यक्ष बनाया गया। अभी भी नितिन नवीन जी छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है। लेकिन पिछली बार भी अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ को जो नेतृत्व या जो केंद्र में जगह मिलनी चाहिए थी वैसी मिली नहीं है। इस बार भी अभी अजय चंद्राकर जी बयान दे रहे हैं कि अच्छा खासा छत्तीसगढ़ का दखल रहेगा, छत्तीसगढ़ का रोल रहेगा। वो कह जरूर रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा कि नहीं ये वक्त बताएगा। लेकिन पुराने इतिहास को देखेंगे तो कुछ भी नया ऐसा छत्तीसगढ़ को जेपी नड्डा साहब के आने के बाद नहीं मिला था। आज तीसरी बार इनकी सरकार बनी है, कोई नया नहीं। 11 में से 10-10 लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीत के आ रहे हैं। एक कैबिनेट मंत्री तक के हमको नहीं मिलता है, एक राज्य मंत्री दे देते हैं, बोलते हैं सेटिस्फाई हो जाओ। तो मैं समझता हूं बातें बहुत हो रही हैं, होगा क्या क्या नहीं होगा इतिहास के हिसाब से लगता तो नहीं है, लेकिन वक्त बताएगा। चक्रवर्ती जी, एक कार्यकर्ता के रूप में भी बताइएगा और एक प्रवक्ता के रूप में भी बताइएगा, नितिन नवीन का बनना पार्टी में क्या संदेश देता है? मोहन जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा कि राजनीति शुचिता का पालन कर रहे हैं रवि ग्वालानी जी। बहुत अच्छा लगा कि हमारे विचारधारा अलग हो, लेकिन हमारे अध्यक्ष हो या आपके अध्यक्ष हो, हमको एक दूसरे को बधाई देनी चाहिए। अब अगर आप कहते हैं कि नितिन नवीन जी ही क्यों, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से नवाचार किया है, हमेशा से नया प्रयोग किया है और उसकी सफलता मिली है। अगर आप देखेंगे तो इसके पहले और एक सौभाग्य रहा छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, मैं तो आपके टीम को भी बधाई दूंगा, क्या सुंदर क्रिएशन किया है छत्तीसगढ़ के नितिन, छत्तीसगढ़ के नितिन और भाजपा का नया नवीन। यानी नाम से ही यथागुण तथो परिचय कि नयापन नवाचार करने के लिए जो जेन ज़ी जनरेशन है, आज मात्र 45 वर्ष के हैं। मेरे मित्र अभी कह रहे थे कि ये नेपोटिज्म की पराकाष्ठा नहीं है क्या, वही क्यों? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी में परिक्रमा नहीं है, पराक्रम है। अब चूंकि वो युवा मोर्चा एबीवीपी में भी थे, युवा मोर्चा में भी थे, उसके बाद उनके पिताजी की असमय मृत्यु के बाद उस विरासत को देखते हुए, उनके लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें विधायक का टिकट दिया गया, विधानसभा जीते और 5 बार जीते। अगर कोई थोपा आप देखेंगे कि भारत में विरासत की सियासत तो हमेशा से रही है, चाहे भाजपा हो, समाजवादी हो, कम्युनिस्ट हो, कांग्रेस हो, तो बिल्कुल जो नेता का बेटा नेता ही रहता है, उसको विरासत में दिखता है और एक नेतृत्व करने का मौका मिलता है। यह नेपोटिज्म नहीं है, यह है कि नेतृत्व क्षमता उनके डीएनए में रहना। मेरे मित्र बैठे हैं, उनके पिताश्री, उनकी माताजी भी नेतृत्व करता रहे पार्टी में, तो वो तो अपने, मैं तो कहता हूँ आप तो अपने बलबूते पर आए हैं, मैं प्रशंसा करता हूँ। युवा है, तुर्क है, पढ़े लिखे हैं, जानदार और शानदार इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो ये आप पराक्रम से हैं, आज यहाँ बैठे हैं। तो कोई परिक्रमा से या अगर आपके वैभव से एक बार आपको बना सकते हैं, लेकिन आपको अपना प्रूफ करना पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अभी नई जनरेशन में है राजनीति में, या कांग्रेस की भी है, उन्होंने प्रूफ किया है। मैं ऐसे नहीं मानता कि परिवारवाद का थोपा हुआ, हाँ शीर्ष नेतृत्व अगर किसी एक पार्टी के नेतृत्व में रहे, उस परिवार के इर्द गिर्द है, तब हम कह सकते हैं। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी में देखिए, अगला अध्यक्ष कौन होगा किसी को नहीं मालूम था। नितिन जी तो वहां शपथ ले रहे थे, उसी प्रकार इसके आने वाला अध्यक्ष भी कौन होगा और किसी की छाया नहीं है। तो देखिए, पूरी तरह से लोकतांत्रिक है और नवाचार करने के लिए भाजपा। और एक और कनेक्शन मैं बोलना भूल गया आपको मोहन जी, कि देखिए छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है, नड्डा जी भी यहाँ के प्रभारी थे, राजनाथ सिंह भी यहाँ के प्रभारी थे,
इसके पहले आप देखेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान जी भी यहाँ के प्रभारी थे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ के प्रभारी थे। तो जो यहाँ का प्रभारी बनता है वो शीर्ष पहुँचता है। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ से उनका जो कनेक्टिविटी है, कनेक्शन है, ये बड़ा सुखद है। तो सब कोई छत्तीसगढ़ को समझते हैं, जानते हैं, नेताओं को जानते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के से लता उसेंडी जी उपाध्यक्ष हैं, सरोज पांडे जी भी हैं, इसके पहले करुणा शुक्ला जी भी थे। तो देखिए, मंत्री बनना, मंत्री कोई बहुत बड़ी चीज नहीं रहती है। मैं जो मुख्य बात रहती है, वो मुख्य बात रहती है कि आपको नेतृत्व में, राष्ट्रीय नेतृत्व में रहना। तो राष्ट्रीय नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को अच्छा महत्व मिलता है। रमेश बैस जी को जो एक संदेश दिया कि उनको महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया, नॉर्थ ईस्ट का राज्यपाल बनाया गया, इसके पहले त्रिपुरा, दूसरे जो हमारे झारखंड के राज्यपाल बनाए गए। तो देखिए, सबके साथ सबका विकास की जो भावना है, उस भावना को लेकर चल रही है। इसमें क्षेत्रीयता का कि छत्तीसगढ़ से कितना मंत्री बना गए, वो बहुत गौण की बात है। राष्ट्रीय नेतृत्व में, नेतृत्व ही तो मंत्री पैदा करते हैं। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य है, नितिन नवीन जी बने हैं। और बहुत आपके स्लोगन को पुनः मैं बधाई देता हूं, एक नवीन, छत्तीसगढ़ के नवीन और भाजपा के नवीन नितिन। तो ये बहुत अच्छा शीर्षक है और इससे एक दिखता है कि एक अच्छा छत्तीसगढ़ के लोगों में, हमारे अंदर बहुत खुशी है कि हमारे जिनके साथ हम कल बैठक करते थे वो राष्ट्रीय नेतृत्व में चले गए। लेकिन सवाल जैसे कि हर बार उठाती है कांग्रेस, अभी भी उसने उठा दिया कि भाई ये प्रक्रिया जो है वो थोपी हुई है, थोपे हुए हैं। नहीं, देखिए, थोपी हुई नहीं है। आज अगर ऐसे रहता तो भारतीय जनता पार्टी में कोई असंतोष दिखता, भाजपा में तो कोई असंतोष नहीं है। हाँ, कांग्रेस का दिखा, शशि थरूर जी ने खुलेआम कहा कि मेरे फॉर्म भरने के बाद किस प्रकार से मुझे रोका गया, कई बैठकें हुई जिसे मुझे, जो मैं अपेक्षित था बैठक में, उन बैठकों में मुझे बुलाया नहीं गया। तो वो दिखता है। हमारे ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो आंतरिक रूप से जो होता है, संसदीय बोर्ड और तमाम जो शीर्ष नेतृत्व वो तय करता है, उसके बाद प्रक्रिया है। तो कोई चाहता तो आज चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले सकता था, ओपन था, 4 घंटे के लिए जो चाहे अध्यक्ष के लिए अपना नामांकन भर सकते थे, किसी ने भरा नहीं। क्या ये आपके यहाँ जो प्रक्रिया है वही सही है? बीजेपी में जो हो रहा है उस पर आप लोग सवाल उठाते हैं। आखिर अध्यक्ष का चयन तो वही प्रक्रिया से हुआ जैसा कांग्रेस में हो रहा था, पर इनके यहाँ नामांकन ही कोई नहीं भरा। देखिए मोहन जी, नामांकन कोई नहीं भरा ये तो सत्य बात है, लेकिन नामांकन क्यों नहीं भरा ये प्रश्नवाचक चिन्ह है कि आखिर किसी ने क्यों नहीं भरा। मैं आपको बता रहा हूं, जब तक के किसी को आदेश नहीं होगा कोई कैसे भरेगा। और अगर किसी को, मैं बता रहा हूं, सुन तो चलिए ना आप, अगर कोई भर दिया नामांकन, उसका पॉलिटिकल हत्या है। कोई भी व्यक्ति को यह हो जाएगा कि आपने सेंट्रल नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व के अगेंस्ट जा करके आपने फॉर्म कैसे भरा, उसका पॉलिटिकल मर्डर हो जाएगा। वो व्यक्ति को आगे कहीं कोई तवज्जो ही नहीं मिलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की वर्किंग है, इसीलिए किसी ने नहीं भरा। आप उदाहरण दे 2 मिनट राजीव जी, मैं कंप्लीट कर लूं, 2 मिनट। दूसरी चीज, कांग्रेस पर आ जाता हूं। शशि थरूर साहब का अभी नाम लिया गया। शशि थरूर साहब आज भी हमारे चुने हुए सांसद हैं, लोकसभा के सांसद हैं। उन्होंने फॉर्म भरा, कई जगह उन्होंने अपनी बातें रखी, प्रॉपर एक चुनावी प्रक्रिया हुई। प्रक्रिया होने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जीते। कांग्रेस में अनेकता में भी एकता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जब होती है तो हम उसमें किसी व्यक्ति को क्रिटिसाइज नहीं करते, उसकी भावनाएं, उसकी ओपिनियन की कदर होती है, उसकी कदर के करते हुए हम आगे काम करते हैं। हर व्यक्ति स्वतंत्र था और 2 लोग सामने आए और चुनाव हुआ। मुझे बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी में जब से बीजेपी बनी है तब से अभी तक के, क्या एक बार भी 2 लोग आए हैं और चुनाव हुआ है? क्या एक बार भी ऐसा हुआ है कि कोई दूसरे व्यक्ति ने साहस किया है? सबको कहीं ना कहीं भय है, कहीं ना कहीं डरा दिया जाता है और बोला जाता है कि जिसका हम तय कर दिए वही बनेंगे। यही प्रक्रिया हो रही है। आऊंगा आपके पास, लेकिन इन दोनों ही अध्यक्षों के चयन में क्या डिफरेंस देखते हैं चौबे जी? क्या लग रहा है, क्या किस दोनों ही एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं या फिर थोड़ा थोड़ा अंतर है? किसी को एडवांटेज है क्या? देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व को लेके करीब करीब सभी की स्थिति एक सी है। अब जो भी वहाँ पर राष्ट्रीय नेतृत्व के जो चुनाव होते हैं वो तथाकथित टाइप के ही चुनाव होते हैं। एक आध कोई भर देता है, फिर उसको 10-5 वोट मिल जाते हैं, सारे वोट जो उसको मिल जाते हैं जिसको राष्ट्रीय नेतृत्व इशारा करता है। यहाँ इशारा नहीं किया गया है, यहाँ पर सीधे सीधे मनोनयन करके इनको वो प्रक्रिया में नामांकन तो भरा जा रहा है। लेकिन
हाँ नहीं, नामांकन तो भरना पड़ेगा, वो तो उसकी गाइडलाइन है, मतलब चुनाव की नामांकन भरना पड़ेगा, लेकिन किसी और ने नहीं भरा इसलिए निर्विरोध हो गए, ये स्थिति इनकी बनी। तो जैसा कि वरलानी जी कह रहे थे, राष्ट्रीय नेतृत्व के इशारे काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और जो भी ये पूरे कार्यकर्ता अच्छी तरह से समझते हैं कि चूँकि अब नवीन को उन्होंने देखिए प्रक्रिया अपनाई कि पहले उनको कार्यकारी बनाया, इसी से सारा मैसेज चला गया कि अब यही बनेंगे तो दूसरा क्यों अपनी हत्या कराएगा। तो ये सब प्रक्रिया है, लेकिन ये चाहते तो इस कलंक से बच सकते थे, एक आध को खड़ा करके तथा कथित चुनाव करा सकते थे। ठीक है, लेकिन अब जो मुद्दा मिल गया है, क्या इस मामले को लेकर कुछ फायदा? हाँ, कांग्रेस इसको मुद्दा असर कांग्रेस तो इसको बनाएगी, भुंजाएगी, हर जगह बोलेगी कि ये जनता तो। में क्या इफेक्ट पड़ता है इसका? देखिए, जनता को इससे कोई खास लेना देना नहीं है। जनता तो ऐसा है कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व तो जो काम करेगा जमीन पे आके, जैसे अब ये नितिन नवीन जी हैं, अब इनको बंगाल का प्रभार मिलेगा, निश्चित ही मिलेगा। तो अगर ये बंगाल में चमत्कार कर देते तो जय जय है, नहीं है तो जय जय नहीं है, सीधा सीधा सिस्टम है, क्योंकि कमांडर हैं ये, तो सारा जो भी है कमांडर को ही मिलता है श्रेय। तो अभी इनको मिलेगा सामने, अभी इनका पहला इलेक्शन होगा और वो भी सबसे कठिन राज्य है बांग्लादेश, बंगाल। तो वहाँ पर देखिए अब ये क्या। ठीक है, इसका परिणाम जो है वो सांच को आँच क्या दिखाई देगा बंगाल में, राजू जी। लेकिन छत्तीसगढ़ में हम आते हैं, तो छत्तीसगढ़ में अब नवीन जी तो सब कुछ जान गए हैं, पहचान गए हैं, कुछ उनकी नज़र रहेगी क्या खास, कुछ बदलाव दिखेगा क्या, कुछ करेंगे क्या वो? क्योंकि छत्तीसगढ़ के हर चीज़ को तो वो प्रभारी रहते हुए समझते हैं, जानते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ हो या पूरे भारतवर्ष में जहां हम संघर्ष भी कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल हो, दक्षिण के राज्य हो, तो भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य से जो कर्मवाद रहा है, कर्म का जो फल मिला है, अपनी एक ऑटो मैकेनिज्म जिसे हम कहते हैं, जो यांत्रिकी, जो अभियांत्रिकी सिस्टम है, बहुत अच्छा बन चुका है, जो एक पिरामिड बना हुआ है। आज भले रवि जी मुझसे सहमत नहीं है कि थोपा गया, कोई थोपा गया नहीं। हमारे शीर्ष ने तो महासचिव से लेकर अध्यक्ष की टीम जो पैनल रहती है वो विचार करते हैं, विचार करने का नाम आता है। तो देखिए, अब युवाओं का समय है, भारत युवाओं का देश है, तो एक युवा का नाम आया है जिसके पास संस्कार है भाजपा के, जो हर यूनिट पे काम कर चुके हैं, मंडल से लेकर युवा मोर्चा, एबीवीपी। तो वो एक जो ऑटो मैकेनिज्म है उसमें एक पावर देने की बात थी, तो जो आज युवा चाहता है, तो वो युवा नेतृत्व को लेते हुए, नव मतदाताओं को देखते हुए भाजपा ने एक संदेश दिया है, और ये बहुत अच्छा संदेश है, ऊर्जावान है और संदेश ये भी है, और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस और भाजपा में डिफरेंस ये रहेगा कि बीजेपी का जो अध्यक्ष है वो काफी युवा है और उतने ही बुजुर्ग हैं कांग्रेस के अध्यक्ष। बिल्कुल क्या असर होगा? बिल्कुल। क्या ये बीजेपी ने बुजुर्ग वर्सेस युवा बनाने की कोशिश की है क्या? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का एक्सपीरियंस बहुत है, अगर आप उनका ज्यादा ही हो गया, बहुत अच्छी बात है। एक बात बताइए, अध्यक्ष जो है वो अगर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और नीचे की टीम को दौड़ाएंगे, मोहन जी, कार्य क्षमता भी, अध्यक्ष की कार्य क्षमता बहुत अच्छी कार्य क्षमता, जगह जाना, सभा लेना, एक दिन में 4 सभा लेना, ये संभव हो पाएगा? नहीं, आज भी आप खड़गे साहब को देखिए, लगातार जहां जहां पार्टी के कार्यक्रम हो रहे हैं वो वहां जाते हैं, जहां जहां उनकी सर्विसेज उनको देनी रहती है, जहां उनको लगता है सलाह देनी है और टीम को काम पे लगाना है वैसा करते हैं, और जहां लगता है उनको खुद खड़े होना है तो खड़े होते हैं। आप उनको राज्यसभा से लेकर के एक छोटे से सभा तक की जहां देख लीजिए, हर जगह खड़गे साहब खड़े। 80 साल के बुजुर्ग और ये 40 साल के युवा, आधे उम्र के हैं ये। मोहन जी, 80 साल के युवा, 80 साल के बुजुर्ग नहीं, 80 साल के युवा। एक इंग्लिश में फ्रेज है, I am 16 years old with 64 years of experience। तो वो व्यक्ति आज 80 साल का जरूर है, लेकिन उसके पास 64 साल का अनुभव है। ऐसा व्यक्ति हमारी कमान संभाल के बैठा, ये तो गर्व की बात होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई यंग आदमी आ रहा है तो मैं उसको उम्र के बेसिस पे क्रिटिसाइज कर दूं, बिल्कुल नहीं, ये कोई पैमाना नहीं बनता। मैं एक चीज जरूर कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है। ये नेपोटिज्म की बात करके क्रिटिसाइज करते हैं, ये लोग परिवारवाद की बात करते हैं, और जब इलेक्शन की बात आती है डेमोक्रेटिक बातें करते हैं, लेकिन इन दोनों चीजों की दोनों चीजों की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। इस बात के लिए तो बीजेपी को हम कहते रहेंगे कि तुम्हारी कथनी करनी में फर्क। पर हम बात कर चुके हैं, अब आते हैं क्षमता पर। दोनों अध्यक्ष पार्टियों के अध्यक्ष के चेहरे सामने हैं,
क्षमता सामने है। क्या लग रहा है चौबे जी, इसका क्या असर पड़ेगा आने वाले चुनाव में? कितनी सभाएं, कितनी ताकत दोनों पार्टियां झोंक पाएंगी अध्यक्ष होने के नाते? देखिए, जो यंग होता है निश्चित ही एनर्जेटिक होता है, वो जो बुजुर्ग होता है उस पर एक्सपीरियंस होता है, लेकिन वो एनर्जेटिक नहीं रहता है। तो खड़गे साहब के नेतृत्व में उनके जो टीम है वो काम करेगी और ये खुद अपनी टीम बना के काम करेंगे। अब इनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अध्यक्ष बनते ही साथ ये पूरे देश में अपनी टीम गठित करें और ऐसी टीम गठित करें जो कि कार्य हो, मतलब इनके हिसाब से काम कर सके। तो यह अभी तैयारी जारी रहेगी। तो अंतर तो पड़ता है। क्या होता है कि जो बुजुर्ग होता है वो थोड़ा सा शिथिल होता है, जो एनर्जेटिक होता है, निर्णय लेने में भी देखो दोनों में अंतर होता है। बुजुर्ग थोड़ा सा ज़्यादा सोच समझ के निर्णय लेते हैं, इससे कई बार पॉलिटिकल हानि भी हो जाती है। एनर्जेटिक कई बार तुरंत ले लेते हैं, उनसे लाभ हो जाता है। ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, मतलब इसमें कोई बहुत वो नहीं है। पर इसका असर राजनीति में तो होगा। राजनीति में तो ऐसा है कि अब ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। 100 मीटर की जो दौड़ जैसा है, कुछ सेकंड के अंतर में भी बड़ा असर पड़ जाता है। हम भी उम्मीद यही रखते हैं कि जब दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे तो उनकी क्षमताओं को लेकर अलग से हम तुलना करेंगे, उन पर बात करेंगे। लेकिन आज असर छत्तीसगढ़ की राजनीति पर भी नितिन नवीन का देखा जा रहा है। बीजेपी में एक नया उत्साह है और जब यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष गया है तो यहाँ की राजनीति में अगर कुछ कमियां होंगी तो वो और बेहतर होगी, ऐसी उम्मीद है। लेकिन कांग्रेस को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया जिसकी हलचल आने वाले कई दिनों तक सुनाई देगी। फिलहाल इस चर्चा में आज इतना ही। अनिल चौबे जी हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ थे, उनका धन्यवाद। और रवि गवलानी जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।